हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट आभा सिंह आज आपके साथ फिर से टीपीए के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 3, 4 और 5 की संपूर्ण जानकारी एवं रोचक तथ्यों को लेकर हाजिर हूँ। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और आप अगली वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराओं को स्टार्ट करने से पहले हम इसके फैक्ट देख लेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रभाव कैसा है। एक तरीके से भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, अर्थात कि जो भी विधियां संपत्ति अंतरण निर्माण के बाद में निर्मित हुई हैं, ये उन पर भी प्रभाव रखती है। अब धारा 3 में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास, स्थावर संपत्ति को परिभाषित किया गया है, जो कि स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। लिखित से क्या अभिप्राय है? लिखित से अभिप्राय है अवसितीय लिखित। अनुप्रमाणन से क्या अभिप्राय है? अनुप्रमाणन से अभिप्राय है ऐसा अनुप्रमाणन जो 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो। रजिस्ट्रीकृत से अभिप्राय है किन्हीं राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, किसी भाग में दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवर्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। मतलब जो भी विधि उस समय चल रही होगी उसके द्वारा जो रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा उसी को रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा। भूवध से अभिप्राय है पेड़, झाड़ियाँ, भित्तियाँ और निर्माण। इसी प्रकार से अगला देखेंगे अनुयोज्य दावा। अनुयोज्य दावे से ऐसा दावा अभिप्रेत है जो किसी ऋण या चल संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है, लाभप्रद हित का ऐसा दावा जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता है, अनुयोज्य दावा कहलाता है। अर्थात कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि हितधारक के पास नहीं है और उसमें उसका हित है और न्यायालय यह मानता है कि उसमें अनुतोष प्राप्त होना चाहिए, तो अनुयोज्य दावे कहलाते हैं। अनुयोज्य दावे में शामिल है अप्रतिभूति ऋण, चल संपत्ति में लाभप्रद हित। इसी तरीके से हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ए ने बी से 10,000 रुपये का ऋण लिया, बी ए के विरुद्ध ऋण वसूली का दावा लाता है, तो ऐसा दावा जो है अनुयोज्य दावा कहलाता है। अनुयोज्य दावे में शामिल है अप्रतिभूति ऋण और चल संपत्ति में लाभप्रद हित। इसी तरीके से इसको हम छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए ने बी से 10,000 रुपये का ऋण लिया, बी ए के विरुद्ध 10,000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए दावा लाता है, तो ऐसा दावा अनुयोज्य दावा कहलाएगा। अगली परिभाषा देखेंगे, सूचना देने से क्या अभिप्राय है? सूचना देने से अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति को तथ्यों की वास्तविक जानकारी देना। अगर हम किसी को सूचना देते हैं किसी संपत्ति के बारे में, वो अंतरित की जाती है या अंतरण द्वारा प्राप्त की जाती है, तो उसके संबंध में जो सूचना है वह देनी किस प्रकार से होती है? हमें वास्तविक सूचना देनी चाहिए। सूचना में जो सम्मिलित हैं सूचना के प्रकार हैं वास्तविक सूचना, आणविक सूचना और अध्यारोपित सूचना। अंतरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दावा है, जिसे हम देखेंगे। कॉर्पोरेशन ऑफ कालीकट बनाम के श्रीनिवासन, इस बात में भी निर्धारित किया गया कि अंतरण किसी चल संपत्ति में हित का सर्जन होता है। अर्थात जब किसी संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो ऐसी अचल संपत्ति में हित का सर्जन स्वतः ही प्राप्त हो जाता है संपत्ति के अंतरण के साथ ही। इसके बाद में हम देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरा आप देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। संपत्ति अधिनियम की धारा 3 अचल संपत्ति को परिभाषित करती है, संपत्ति को परिभाषित नहीं करती है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति अधिनियम की कौन सी धारा संपत्ति को परिभाषित करती है, तो संपत्ति अधिनियम की कोई भी धारा संपत्ति को परिभाषित नहीं करती है, जबकि धारा 3 अचल संपत्ति को परिभाषित करती है। अब धारा 3 से संबंधित महत्वपूर्ण केस को देखेंगे, तो हमारा केस है तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का प्रीवी काउंसिल से संबंधित निर्णित केस था। है इस बात में निर्धारित किया गया कि पंजीयन सूचना है अथवा नहीं, यह विधि का नहीं तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक वाद में परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अर्थात जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वह एक प्रकार से विधि का प्रश्न है या तथ्यों का, यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इसे डिसाइड नहीं किया जा सकता है। यह इस बात में निर्धारित किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसको बार बार संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 4 को देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 4, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय एवं धाराएं जो संविधाओं से संबंधित हैं संविधा अधिनियम 1872 का भाग माने जाएंगी। अर्थात संविधा अधिनियम 1872 का भाग 9 के अंतर्गत उनको काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के पैरा 2 और 3 तथा धारा 59, 107 और 123 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का अनुपूरक समझा जाएंगी।
इसका तात्पर्य यह है कि संविदा अधिनियम 1882 के अंतर्गत जो भी ऐसे धाराएं अध्याय हैं जो संविधाओं से संबंधित हो उन्हें संविदा अधिनियम का भाग माना जाएगा और संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 54, 59, 107 और 123 को भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का अनुपूरक समझा जाएगा, सीधी भाषा में समझा जाए तो। अब हम देखते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5, जो धारा 5 संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है। संपत्ति अंतरण के अनुसार संपत्ति अंतरण के लिए कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और अन्य अनेक जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है, इसी कार्य को संपत्ति का अंतरण कहते हैं। जीवित व्यक्तियों में अब हम देखते हैं कि कौन कौन आता है। संविधान के अधिनियम की धारा 5 जो है जीवित व्यक्तियों को परिभाषित करती है, तो इसमें क्या क्या आएगा। तो कंपनी एवं निगम व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या ना हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जीवित व्यक्तियों में कौन कौन सम्मिलित हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कंपनी, निगम, संस्थाएं, क्लब आदि जो है जीवित व्यक्ति में आएंगी। सेकंड पॉइंट है अस्तित्व विहीन वस्तुएं का अंतरण इस धारा के अंतर्गत नहीं होता है। इसी प्रकार बंटवारा अंतरण नहीं है। निर्मोचन लेख का अंतरण संपत्ति माना जाता है। प्रभार का सर्जन संपत्ति अंतरण नहीं है क्योंकि इसके द्वारा केवल दायित्व सर्जित होता है। वस्तुओं का विनिमय संपत्ति का अंतरण संभव होता है। धारा 118 से 121 तक लेकर हम देखा जाए तो जो वस्तु का विनिमय है वह अंतरण को संभाव्य बना सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के आवश्यक तत्वों को देखेंगे क्योंकि ये तत्व अधिकतर क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 का आवश्यक तत्व नहीं है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो संपत्ति अंतरण के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। परिवहन वर्तमान या भविष्य में हो सकता है। अंतरण के समय संपत्ति अस्तित्व में होनी चाहिए। नंबर 5, संपत्ति अंतरण योग्य होनी चाहिए। नंबर 6, पक्षकार अंतरण करने में सक्षम होने चाहिए। नंबर 7, संपत्ति स्वयं को भी अंतरित की जा सकती है। तो यह थे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के आवश्यक तत्व जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो पूरी की पूरी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर अपने लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। आवश्यक तत्वों को इन नोट्स में सम्मिलित किया गया है।